क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामान्य हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक लेकर आओगे। यह पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, आवारा मसीहा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और विष्णु प्रभाकर की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की, लाला श्रीनिवास दास की, बाल कृष्ण भट्ट की, श्रीनिवास दास की। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। इंदुमती कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय प्रेमचंद। तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं कौन? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हरी घास पर क्षण भर कृत निम्न में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो हरी घास पर क्षण भर ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। अगला है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र। तो अज्ञेय क्या है? प्रयोगवादी कवि हैं। अज्ञेय क्या है? प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं कौन कौन? ध्यान रखिएगा, छायावाद के 4 स्तंभ हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए, यानी छायावाद की समय सीमा क्या है? तो 1919 से 1938 तक छायावाद काल की समय सीमा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कामायनी रचना है। तो कामायनी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है।
राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर दिख जाए जन शब्द, पृथ्वी शब्द, भूमि शब्द, माता शब्द, राष्ट्र शब्द, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। आपने अभी पढ़ा था भूमि का निर्माण किसने किया है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? हमारा आवश्यक कर्तव्य भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना है। पार्थिव और निर्मूल शब्दों के अर्थ। पार्थिव मतलब भौतिक या धरती से संबंधित, निर्मूल का मतलब जड़ से रहित या बिना आधार के, या फिर जिसका कोई मूल्य ना हो। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी धरती ही सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीयता का आधार पृथ्वी होती है। अगर राष्ट्रीयता भूमि से जुड़ी नहीं होती तो उसका कोई स्थायी आधार नहीं होता और वह टिकाऊ नहीं होती। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अभिकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा शब्द मिल जाए तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर हो जाएगा। लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है? तो भाषा में विकसनशीलता शब्दों के स्तर से शुरू होती है। ठीक है। नए शब्दों का गठन कैसे होता है? नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, जिसमें हम कई विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अविकृति और ग्रहणीय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अविकृति का मतलब बिना किसी परिवर्तन या विकृत के, और ग्रहणीय मतलब स्वीकार या स्वीकार करने योग्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या करना है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं। लेखक कहते हैं कि भाषा में नए शब्दों का विकास आवश्यक है, लेकिन ये शब्द केवल उधार के नहीं होने चाहिए। उधार के शब्दों का साहित्यिक दायरे में प्रयोग करने के लिए उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैठी थी अचल तथाप असंख्य तरंगा। कैकेयी स्थिर बैठी थी, लेकिन उसके मन में प्रश्नों के असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा, जो कभी सिंघनी की बात दहाड़ती थी, वह आज गोमुखी गंगा के समान शांत बैठी है। कैकेयी कहती है, हाँ जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, मैंने भरत को जन्म देकर भी ना समझ पाई। सब सुन ले, और तुमने अभी यह स्वयं माना है। अगर यह बात सच है तो फिर तुम अब लौट चलो भैया। कैकेयी कहती है कि मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ क्या है? दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर हम अबला जन के लिए और कौन सा रास्ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो ये कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त। पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो राम और कैकेयी के बीच में संवाद हो रहा है। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। गंगा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह घे में थी अकेली। एक दिन राधा दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी थी।
आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। राधा की आंखों से आंसू आ करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपौन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातः वाली सुगंधित वायु फूलों के सुगंध को लेकर के रोशनदानों से, इसी समय प्रातः वाली पवन खिड़कियों से फूलों के सुगंध को लेकर के राधा के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, यानी दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा दुखी हो जाती है। और श्रीमती राधा धीरे स्वर में पवन से बोलती है, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई है? तो ये कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताएंगे। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पवन दूत का कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के कहा, हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो राधा बैठी थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? हवा ने, पवन ने। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने बता दिया है आपको। फिर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद है कवि का साहित्यिक परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा, प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं और इसी भाषा को भाषा तत्व विरासत भी मानते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा है महत्तम से। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजा नाम अक्रूवन, ये जातक कथा से लिया गया है। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने शेर को राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया। पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया। उस उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यंत सुंदर थी। वह उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुकूल स्वामी का पति का वरण करे, चुन ले। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को एकत्र किया। ठीक है। इसके बाद है खा नंबर, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। 7 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुभाषित रत्नाम से लिया गया है। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय सोने में, लड़ाई करने में, बुरी आदत में बीतता है। अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही आप बोझा बनता है। इसको जितना हम खर्च करते हैं नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक है। एक म्यान में 2 तलवार, यानी एक ही स्थान पर 2 शक्तिशाली या समान व्यक्तित्व वाले एक साथ नहीं रह सकते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता ना होने पर दूसरों को दोष देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति भयभीत रहता है। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराध स्वीकार ना करके पूछने वाले को दोषी ठहराना। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का है? 5 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, सृष्टि का आधार किसे कहा गया है? तो नारी सृष्टि का आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुरंत उत्तर मिल जाएगा आपको, पैराग्राफ अच्छे से मिलना है। गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहियों में से एक नर है, दूसरा कौन है? तो दूसरा स्त्री है, नारी है।
गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए कौन है? तो गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए नर और स्त्री है। नर, यहाँ पे लिखा है नर और नारी, गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 का है अनिल और अनल। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। इसके बाद है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। तो नाग मतलब क्या हो, सांप या सर्प कह सकते हैं। तीर मतलब किनारा, बाण, गौ मतलब गाय, इंद्रिय। इसके बाद है गा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत और जाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, फिर घ नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। तो व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध रहेगा। बेटी तो पराया धन होती है, तो इसका रहेगा होता है, यहाँ पे है तो होती है रहेगा। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, तो कानपुर के चार व्यक्ति बोले ऐसा रहेगा। कानपुर के चार व्यक्ति बोले। दरिद्रता जैसी शत्रु शत्रु दूसरी नहीं है, तो इसका रहेगा दरिद्रता से बढ़कर शत्रु दूसरा नहीं है, ऐसा रहेगा। इसके बाद 12 का खा गा है रस अलंकार छंद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 13 नंबर है किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद की भर्ती है, तो एक पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है किसी बैंक के प्रबंधक को दुकान खोलनी है, तो ऋण लेने के लिए एक पत्र लिखिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020 के गुणदोष, पर्यावरण संरक्षण, आवश्यकता और महत्व, मेरा प्रिय कवि, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे।